Hello students, welcome all of you to our channel Oasis Classes. This is नंदन सिंह. आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में क्लास स्टार्ट किया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में. गांधी जी की बहुत ही खूबसूरत रचना है. आज उसी क्लास के आधे हिस्से को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. पिछली क्लास में हमने सीखा था कि गांधी जी कहते हैं कि गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण ही पर्यायवाची है किसकी? सभ्यता की. पिछले क्लास में हमने ये भी सुना कि जहां विश्व की अन्य सभ्यताएं नष्ट हो गई, लुप्त हो गई या उसका आंशिक असर रहा, वहीं एकमात्र विश्व की एकमात्र सभ्यता भारतीय सभ्यता है जो अभी भी जिंदा है, विकसित है और समृद्ध है. आज हम लोग उसके आगे के हिस्से को जानेंगे. क्योंकि चैप्टर लंबा है और हमें लाइन बाय लाइन समझना है. मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन की एक बड़ी खूबसूरत एस्पेक्ट ये है कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, समरी सबको एक साथ मिला. बड़ा खूबसूरती से प्लान किया गया है सिलेबस को, ताकि आप स्टोरी को समराइज्ड फॉर्म में ना पढ़ें. ये मेरी चेतावनी है. मेरे YouTube वीडियो को आप बार बार सुनते रहो, क्योंकि मैंने कई बार आपसे कहा है कि स्टूडेंट लर्न्स थ्रू लिसनिंग मोर देन थ्रू रीडिंग. यानी छात्र सुन करके ज्यादा सीखते हैं, पढ़ करके कम. यानी जब आप वीडियो को जब खोलोगे, सुनने की कोशिश करोगे मेरी बातों को, तो शायद वो पूरा का पूरा चैप्टर आप 2-3 बार अगर उसको रिपीट करते हो तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके जेहन में, आपके यादाश्त में घुस जाएगा. अच्छी तरह से आप इंजॉय करोगे. पढ़ करके समझना बड़ा मुश्किल है, खास करके वो भी जब आपको एक लेख पढ़ना पड़े. अब लेख तो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, थोड़ी बोरिंग होती है, थोड़ी उबाऊ होती है, इंटरेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो स्टोरी नहीं है. ए पिंच ऑफ सनफ जैसी कोई स्टोरी नहीं है, वो लेख है. और लेख को तो और चूंकि वो उसकी मर्म बहुत गाढ़ी होती है, तो उसको एक एक लाइन हमें समझना होता है. उसका कोई शॉर्ट फॉर्म भारत इज माय होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को शॉर्ट में करके एक क्लास में ओवर रूल कर दिया जाए तो फिर उसका पढ़ना या ना पढ़ना दोनों बराबर ही हो जाता है, और रट तो आप सकते नहीं. तो आप इसको एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे. ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे. पिछली क्लास से आगे हम लोग आज बढ़ेंगे और देखते हैं क्या है आगे की क्लासेस में. जैसा आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण. आज देखते हैं क्या कहा गांधी जी ने. If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. कहा कि अगर सभ्यता का मतलब अच्छा आचरण है, यानी अच्छे आचरण को ही सभ्यता कहा जाए, तो भारत को तब दुनिया में किसी से सीखने की जरूरत नहीं है. क्योंकि एक भारतीय पिता दुनिया के किसी भी पिता से ज्यादा श्रेष्ठ होता है. एक भारतीय पुत्र दुनिया के किसी भी पुत्र से ज्यादा श्रेष्ठ होता है. एक भारतीय नारी दुनिया की किसी भी नारी से बेहतर होती है. हमारे यहां विवाह का मतलब 7 जन्मों का गठबंधन होता है, और विदेश में आप जानते हो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एक ही जन्म में 7 विवाह कर लेते हैं. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर. तो वही बात को समझा रहे हैं गांधी जी कि हमें अगर ये बात सभ्यता का मतलब यही होता है कि अच्छा आचरण, तो ये अच्छा आचरण हमें दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है, दुनिया को हमसे सीखने की जरूरत है. आगे देखते हैं. वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. बड़ी सुंदरता से गांधी जी ने यहां कहा है कि हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो रेस्टलेस है. रेस्टलेस को हिंदी में हम लोग कहते हैं बेचैन. यानी हमारा दिमाग कभी चैन नहीं पाता, वो हमेशा बेचैन रहता है. आप कई बार आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा अरे फलां की जो मोबाइल है वो इतना सुंदर है, काश अगर यही वाली मोबाइल मेरे पास.
ये जो हमारी कामनाएं हैं, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली है। जिस दिन उसी तरह का मोबाइल आपके पास आ जाएगा, विश्वास रखिए, उस ब्लिस को आप मेयरली 10 डेज 20 डेज में भुला जाओगे, उस आनंद को 15-20 दिन में भुला जाओगे। फिर आपकी निगाहें उससे भी बेहतर मोबाइल की ओर उठने लगेगी। आपको लगे ओह ये तो ठीक है ही, लेकिन इससे भी बेहतर और बहुत सारे मोबाइल, काश मेरे पास वो वाला होता। इसलिए गांधी जी ने कहा हमारी जो खोपड़ी है, हमारा जो दिमाग है ना, वो बड़ा बेचैन है, उसको तुम संतुष्ट नहीं कर सकते हो। इट इज अनबिडल्ड, ये अनियंत्रित है। इसलिए गांधी जी बार बार हमें समझा रहे हैं, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, इंडल्ज मतलब होता है शामिल होना, संलग्न होना, जितना ही ज्यादा इन जुनूनों के पीछे हम लगते हैं और विश्वास करो, the more unbridled they become. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. Ancestors को हिंदी में हम लोग पूर्वज कहते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने कह दिया था, आपने संस्कृत में एक कहावत सुनी होगी क्या, संतोषं परमं सुखम, कंटेंटमेंट इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि सबसे ज्यादा सुख अगर किसी चीज में है तो वो किसमें है, संतोष में। संतुष्टि रखो, नहीं तो अगर तुमको और चाहिए तो वो अंधे सुरंग में तुम भटकते रह जाओगे, मंजिल कभी मिलने वाला नहीं है, भटकते ही रह जाओगे जिंदगी भर। आगे देखते हैं, दे शॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हमारे पूर्वजों ने ये महसूस कर लिया कि खुशी वस्तुओं से नहीं मिलती है, खुशी निश्चित रूप से कहां से पैदा होती है, यहां से, यानी मस्तिष्क से। आप बसंत में भी सुकून का एहसास नहीं कर सकते हो। मैंने याद कीजिए, मैंने कई बार आपसे क्लास में कहा था कि ज्यादातर ऐसा होता है कि आपकी एग्जामिनेशन बसंत में, फरवरी मार्च में होती है और रिजल्ट ग्रीष्म यानी मई जून में आते हैं। अब कल्पना करो कि वही फरवरी, जिसको हम बासंती कहते हैं, मौसम बेहतरीन, पूरे साल का सबसे बेहतरीन मौसम है, आप एग्जामिनेशन देने गए हो, एग्जामिनेशन में फिजिक्स में आ जाता है कुछ, कूलम्स लॉ आ जाए या कुछ भी आ जाए, स्टॉक्स लॉ या कुछ भी ऐसी चीजें आ जाए जो आपको मालूम नहीं हो, ली चेटलियर्स लॉ आ जाए केमिस्ट्री में, इंग्लिश में कुछ ऐसी उटपटांग सब चीजें आ जाए, मैथमेटिक्स में कैलकुलस वगैरह कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके दिमाग से विच आर बियॉन्ड योर माइंड, यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय द ब्लिस, द प्लेजेंट्री ऑफ स्प्रिंग। वैसे स्थिति में आप बसंत के आनंद को भोग नहीं सकोगे, मजा नहीं ले सकोगे। लेकिन अगर वास्तविक में आपकी एग्जाम अच्छी गई हो, मई जून में रिजल्ट आता है और पता चलता है आप बिहार के टॉपर हो, नहीं फर्स्ट 1 to 10 में आपका नाम आया, विश्वास कीजिए वो मई जून फरवरी का एहसास कराएगा, बसंत का। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसीलिए गांधी जी यहां कह रहे हैं कि ये जो खुशियां हैं वो मेंटल है, चीजों से खुशियां नहीं मिलती, वो उससे आराम केवल मिलता है। बेहतरीन गद्दा आपको नींद नहीं दिला सकेगा, बेहतरीन तकिया आपको नींद नहीं दिला सकेगा, आराम केवल दिला सकेगा। थका हुआ शरीर ही आपको नींद, और थका हुआ शरीर किससे पैदा होते हैं, कर्म से। बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी है गांधी जी ने। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। You can never say that your money will always be proportional to your happiness. आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपका जो पैसा है, आपकी जो दौलत है, वो समानुपाती होगी किसकी, खुशियों की। Sometimes it becomes inversely proportional. कभी कभी ये व्युत कर्मानुपाती भी हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा ढेर पैसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैनियां, परेशानियां, बच्चे गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बच्चे बदमाश हो गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, यानी कि उनका पैसा उन्हें सुकून नहीं दिला पाया। गांधी जी यही कह रहे हैं
कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा खुशहाल भी होगे, या नहीं पैसा है तो आप हमेशा दुखी रहोगे। Observing all these, our ancestors distributed us from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of love as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. गांधी जी, यद्यपि आपको पता है कि उन्होंने हमारा साथ 1948 में छोड़ दिया, यानी गांधी जी दुनिया से विदा हो गए 1948 में। शायद गांधी जी अगर अभी के भारत को देखते तो उनकी आंख से आंसू नहीं खून गिरता, क्योंकि हम नकली अमेरिका हो गए। हमने पश्चिम की भयंकर नकल की है। जिन चीजों का बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं गांधी जी, शायद उन सब चीजों को हमने यहां भुला दिया है। गांधी जी यहां कह रहे हैं हमारे पूर्वजों ने बड़ा सलीके से हमें मना किया कि ज्यादा ऐश वैश नहीं करना। अगर जिंदगी साइकिल चलाने से ही चल जा रही है तो मोटरसाइकिल की कामना नहीं करना। अगर जिंदगी मोटरसाइकिल से ही चल जा रही है तो कार की कामना नहीं करना, क्योंकि अगर कामनाओं को बढ़ाओगे तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्विवेलेंट रिएक्शंस। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या प्रतिक्रिया होती है। तो जितनी अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा दुख भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने मना किया था कि अपनी आकांक्षाओं को, आनंद को, विलासिता को मत बढ़ाओ। आगे देखते हैं। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. हमारे पूर्वजों ने कहा कि जिन कार्यों को आप हाथ और पैर से कर सकते हो उसके लिए कभी मशीन का उपयोग नहीं करना, क्योंकि होता ऐसा है कि मशीन को आप कुछ ही दिनों तक गुलाम रख सकते हो, कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि आप मशीन के गुलाम हो जाते हो। कल्पना करो कि जब आपके पास साइकिल नहीं थी और आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने को कहा जाता था, तो फॉर यू इट वॉज जस्ट अ केक वॉक, इट वॉज नॉट एन हार्ड नट टू क्रैक, इट वॉज नॉट एन अपहिल टास्क। आपके लिए वो एकदम आसान था, इतना स्मूथ था, आराम से कहीं भी आओ 2-3 किलोमीटर ही तो डेली चलते। लेकिन जिस दिन से आपके पास साइकिल आई है, साइकिल पंक्चर हो जाता है, अगले दिन आप मुझे आकर के क्या समझाते हो, सर पिछले क्लास नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि हमारे जो लॉज है या हॉस्टल है वहां से कोचिंग की दूरी 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ जाती है और पैदल हम कैसे आते। सोचिए कि आपको भगवान ने जो 2 पैर दिया था वो केवल सुंदरता के लिए, देखने के लिए, केवल ये बताने के लिए कि आप लंगड़े नहीं हो, बाकी उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि साइकिल नहीं तो आप चल नहीं पा रहे हो। हमारे पूर्वजों ने साफ मना किया था कि जितना कम मशीनों का उपयोग करोगे फ्यूचर में उतना ही अच्छा होगा। आगे देखते हैं। दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. हमारे पूर्वजों ने एक चीज नोटिस किया कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो केंद्र होते हैं, हब होते हैं असामाजिक लोगों का। अब हम लोग असामाजिक जब कहते हैं तो कहने का मतलब है कि वो लोग जो सामाजिक ढांचों को नहीं मानते, सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते, वहां चोर रहते हैं, वहां डकैत रहते हैं और अन्य दुष्ट लोग रहते हैं।
हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बड़े शहरों में। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि वहां अशांति के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगी, खुशियां नहीं मिलेगी। अगर आपको वाकई खुशी की तलाश है तो आपको कहां रहना होगा? छोटे छोटे गांवों में। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. यह इतना महान देश है जिस देश में दशरथ भी वशिष्ठ के पैर पर लौटते हैं, उनके पैरों को धोते हैं। इस देश में हमेशा से विद्वानों की जबरदस्त पूजा हुई है, मूल्यों की पूजा होती है, दौलत और ताकत की पूजा नहीं होती। दौलत और गांधी जी के अनुसार दौलत और ताकत को हमेशा से मूल्यों, नैतिकताओं, अच्छी अच्छी बातों से नीचे ही रखा गया है। इस पैराग्राफ को थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूं ताकि एक ही चीजें, हाँ एक चीज आप गौर करोगे लेख में कि कई बार एक ही बात रिपीट होती नजर आएगी आपको, क्योंकि गांधी जी कोई प्रेमचंद नहीं है। He is first a social reformer, then politician and after that a writer. पहले वो समाज सुधारक हैं, उसके बाद राजनीतिज्ञ और सबसे आखिर में वो लेखक है। तो स्वाभाविक रूप से उनकी लेखनी में उतनी कसावट नहीं होगी, उतनी मैजिक नहीं होगी जितनी प्रेमचंद और अन्य महान लेखकों के बारे में, शेक्सपियर सब जैसे लोगों ने लिखी। बातें उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी लिखी, लेकिन कई बार भटकाव नजर आएगा लेख में आपको, यानी एक ही चीज का रिपीटेशन हो रहा है, वो बोरिंग हो जाता है। इसलिए कई कई पैराग्राफ को मैं छोटा करना चाहूंगा ताकि आपको बेहतर ढंग से वो समझ में आए। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक चीज किया था कि सबके लिए काम धंधे फिक्स कर दिए थे। कुम्हार है तो वो घड़ा बना रहा या मिट्टी के बर्तन बना रहा, वैद्य जी हैं तो वो काम कर रहे हैं। उसमें वकील, जज और ये सब ने सब गांव में ही पंचायत होती थी और उसका फैसला हो जाता था। अभी के समय में क्या हुआ? जितनी व्यवस्थाएं विकृत हुई, जटिल हुई, उतना ही परेशानी बढ़ गई। अब वकील साहब आपका केस लड़ते हैं, कई बार उस केस के पीछे आप कंगाल हो जाते हो, यानी वकील आपको सुविधा देने की जगह पूरी परेशानी दे जाता है। डॉक्टर कई दफा आपकी पूरी पूंजी को उड़ा ले जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इन सब चीजों को समझा, इसलिए जो समस्याएं होती थी गांव के सीमा के अंदर में ही उसको निपटा लिया जाता था ताकि आगे की सारी परेशानियां खत्म हो जाए। और इसको गांधी जी ने स्वराज का नाम, होम रूल कहा है। यानी हमारे पूर्वज होम रूल में विश्वास करते थे, स्वराज में विश्वास करते थे। The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries in no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. भारतीय सभ्यता के बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि दुनिया की कोई दूसरी सभ्यता किसी दूसरे इलाके में मस्तिष्क का उतना विकास आपने नहीं देखा होगा। जब दुनिया कंप्यूटर पैदा कर रही थी, टेलीविजन पैदा कर रही थी, बिजली पैदा कर रही थी, हम क्या पैदा कर रहे थे? गौतम बुद्ध। हम क्या पैदा कर रहे थे? विवेकानंद। हम क्या पैदा कर रहे थे? रामानुजम। हम क्या पैदा कर रहे थे? और बड़े बड़े महान चिंतक, समाज सुधारक। हमने व्यक्ति को पैदा किया, महान, इसलिए विश्व गुरु हैं। और विश्व के दूसरे कोने में क्या पैदा हो रही थी? वस्तुएं, उसका आविष्कार हो रहा था। पैराग्राफ 10 में वो कहते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट टू इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट साइज, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is what we must shun at all costs. गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी देश के सभी लोगों से नफरत करता हूं। आपने नाम सुना होगा लियो टॉल्स्टॉय।
उनको वो अपना गुरु मानते थे। लियो टॉल्स्टॉय, वो तो कोई भारतीय नहीं थे। शेक्सपियर के बड़े प्रशंसक थे गांधी जी, कोई भारतीय नहीं थे। यहां पर गांधी जी यही बात हमें समझा रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कि पश्चिम की सारी चीजों से ही नफरत करता हूं, मैं पश्चिम के लोगों के सोच से नफरत करता हूं, तौर तरीकों से नफरत करता हूं। वो इस मामले में हमसे डिफरेंट है और मैं इस बात को लेकर के बड़ा ही धन्य महसूस करता हूं कि भारतीयों ने उनके तौर तरीकों को ठुकराया है। आज देखो, हिंदी में कहावत सुनी है आपने, लौट के बुद्धू घर को आए। आज भारतीय लोग भारतीय चीजों को जिसे भूल चुके थे फिर से अपनाने लगे। आज आपने समझ लिया नमस्ते करने का मतलब क्या होता है, जब कोरोना आपको सिखा दिया। आज कोरोना काल में ही आपने ये भी समझा कि योगा करने के क्या महत्व है। जब डॉक्टर्स ये कहने लगे कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर कर सकती है, कौन योगा बेहतर कर सकती है, नहीं करती है, then you have started realizing the importance of our civilization, all those things which our ancestors have given us. अब हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए ज्ञान, दी गई शिक्षा हमें समझ में आने लगी कि योग कितना महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है, धर्म गांव में बनने वाले काढ़े कितने महत्वपूर्ण हैं, नीम के पत्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सारी चीजें गांधी जी यहां वही बात समझा रहे हैं कि इन सब चीजों के बारे में जब मैं पश्चिमी देश के लोगों को देखता हूं तब रियलाइज होता है कि हम लोग धन्य है कि उनके कुप्रथाओं से, कुरीतियों से बचे रह गए। आगे वो कहते हैं, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, it is unadulterated materialism, then modern civilization is nothing if it doesn't think at every step of the triumph of material civilization. गांधी जी कहते हैं आधुनिक सभ्यता की परिभाषा बता रहे कि हमारे अंदर का बैठा हुआ जानवर जगा देता है। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ही सुना कि आधुनिक सभ्यता जब हम लोग बात करेंगे तो आप क्या समझोगे? पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और प्राचीन सभ्यता की जब बात करेंगे यानी हमारी सभ्यता। तो गांधी जी ने कहा कि हमारी सभ्यता की सुंदरता यह है कि यह संतोष पर जोर देती है। ये जोर देती है कि आप संबंधों को कमाओ, संबंधों को जुटाओ, लोगों को करीब लाओ। वहीं पश्चिमी सभ्यता कहती है कि तुम्हारे घर, तुम्हारी औकात का जो मापन होगा वो इससे होगा कि तुम्हारे यहाँ फ्रिज है कि नहीं है, तुम्हारे यहाँ एसी है कि नहीं है, तुम्हारे पास कार है कि नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं तो तुम बड़े औकात वाले। ये कौन कहता है? पश्चिमी सभ्यता, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि हम लोग भी अब मानने लगे, जबकि ये हमारे सभ्यता का अंश नहीं है। हमारे सभ्यता का अंश क्या कहलाता है? एक लंगोटी वाला हमारे देश का राष्ट्रपिता हो जाता है, जंगल जंगल भटकने वाला सन्यासी पूजा जाता है, सिंहासन पर बैठने वाला दशरथ जनक उसकी वैल्यू उसके सामने कुछ नहीं, वो कुछ कह ही नहीं पाते। वशिष्ठ ने कह दिया, विश्वामित्र ने कह दिया कि मुझे राम चाहिए क्योंकि जंगल में राक्षसों का सर्वनाश करना है। दशरथ ना नहीं कह पाए, वो भी तब जबकि उनकी आंखें, उनका दिल का एक कलेजे का टुकड़ा था, भगवान राम और लक्ष्मण। ये दर्शाता है वो कितने पावरफुल लोग थे, मूल्यों से आच्छादित, मूल्यों से सजे हुए। आगे वो कह रहे हैं, it is perhaps unnecessary if not useless to weigh the merits of the two civilization. It is likely that the West has evolved a civilization
suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our kind. हम उसकी नकल करें, कोई जरूरी नहीं वो मेरी नकल करे, वो भी जरूरी नहीं। कुछ कुछ चीजों की हम लोग बड़ी नकल करते हैं। अपने देश में आप देखोगे ये जो शराब पीना है, सिगरेट पीना है, कई बार क्या होता है पश्चिमी सभ्यता के लोगों के लिए, पश्चिमी देश के लोगों के लिए मजबूरी भी हो जाती है। आप सबको मालूम है कि कनाडा हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, अमेरिका हो, ऐसे देशों में कई बार टेम्परेचर 0 डिग्री से 15 डिग्री नीचे चला जाता है, 20 डिग्री नीचे चला जाता है। तो अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए उन्हें ब्रांडी, वोदका, वाइन, विस्की ये सारी चीजें लेनी होती है, सिगरेट पीना होता है। उनकी जलवायु उन्हें अलाउ करती है। अपने देश में अगर नकल करोगे तो बड़ी खराब स्थिति हो जाएगी। हमारा देश एक गर्म देश है। आप सबको पता है कि हमारे देश में शराब को बहुत ही खराब माना जाता है। एक छोटी सी आबादी है जो शराब पीती है। पश्चिमी देश में ज्यादातर लोग शराब पीते हैं, लेकिन पियक्कड़ नहीं है। उन्होंने एक शराब की मात्रा बांध रखी है जो कि दवाई के रूप में ली जाती है। अपने यहाँ क्या है 85% लोग शराब नहीं पीते, लेकिन जो 15% पीते हैं वो बाकी 85% को मेकअप कर लेते हैं। वो ऐसा पिएंगे कि कहीं नाली में पाए जाएंगे। शक्ल उनकी केवल इंसानों वाली रहेगी, हरकतें सुअरों वाली, जो कुत्तों वाली हो जाती है। कभी सड़क पर पाए जाएंगे, कभी चौक चौराहे पर पाए जाएंगे, और उनकी जो हरकतें हैं वो या तो कुत्तों सुअरों वाली हो जाती है, या उनकी हैसियत उस समय देखिएगा राजा महाराजाओं वाली हो जाती है। और यह भारत ही है जो कि वहां पर ऐसे लोगों से हम लोग क्या करते हैं, नफरत। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे यहाँ शराब को अच्छी चीज नहीं मानी जाती। गांधी जी हमें समझा रहे हैं कि ये सारी चीजों का नकल नहीं करो। विदेशों में कोट पैंट पहना जाता है, हमारे यहाँ कुर्ता पैजामा, हाफ शर्ट, हल्का हल्का कपड़ा, क्योंकि हम लोग गर्म इलाके के, हमारी जो जलवायु है वो गर्म, ज्यादातर 8-9 महीने गर्मी पड़ती, हम लोग हल्के कपड़े पहनते। लेकिन कई दफा हम लोग नकल भी करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई कई घरों में अप्रैल मई में शादी है, कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जो कि कोट पैंट पहन करके नागिन डांस कर रहे हैं। अब उतनी भयानक गर्मी में भी उनको कोट पैंट दिखाना है, उन्हीं को ही पता है कि उनके अंदर से कितनी ज्वालामुखी उठ रही है। गांधी जी ये सारी चीज समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उनकी सभ्यता खराब है, उन्होंने वो सारी चीजें अपने जलवायु के हिसाब से तय कर रखी है। हम उसकी नकल नहीं कर सकते, वो भी हमारी नकल। वो चाहेंगे कि कुर्ता पैजामा पहन करके घूमे ब्रिटेन में, जर्मनी में, इटली में, तब जबकि टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री नीचे चला जाए, 15 डिग्री, तो क्या स्थिति हो जाएगी, केवल कुर्ता ही बचेगा, बॉडी कंकाल में तब्दील हो जाएगी। इन सब चीजों को हम लोग समझे। आगे वो कह रहे हैं गांधी जी, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म that has kept it alive till now. It has witnessed the fall of Babylonia, Syrian, Persian, etc. etc. इसके बाद आप देखोगे कि गांधी जी ने कई क्लास में भी ये बात मैंने कई बार कही थी, याद होगा। गांधी जी ने सेम चीज को रिपीट किया है बार बार, और जिसको कि बार बार पढ़ने के लाइन बाय लाइन कोई जरूरत नहीं। गांधी जी एक ही चीज कह रहे हैं, और आप गौर करोगे, अगर आप पढ़ करके समझ पा रहे हो लाइन बाय लाइन, तो आप उसको कभी कभी गौर करना। एक ही चीज वो कह रहे हैं कि जहां हमारे देश में हमारी सभ्यता हमें ये समझाती है कि इच्छाओं का दमन करो, संतोषम परमं सुखम पर विश्वास करो, कम में जीना सीखो, वहीं पश्चिमी सभ्यता इच्छाओं के विस्तार पर जोर देती है। पश्चिमी सभ्यता हमें सिखाती है कि और चाहिए और चाहिए और इस तरह से क्या होता है कि हम रिश्तों से टूटते चले जाते हैं। किससे नाता जोड़ते जाते हैं? वस्तुओं से। यही मूल थीम थी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने पूरी स्टोरी को बेहतर ढंग से समझा होगा, जाना होगा। अगली जो लेक्चर होगी कंप्लीट रहेगा ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी की। अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जरूर, मैं बार बार कर रहा हूं, ताकि जो चीजें आती रहेंगी आपको मालूम चलता रहेगा आज सर ये वीडियो डाले हैं।
हाँ, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स वगैरह करते रहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।